નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી આજના ગુરુવારે મીટિંગમાં બધાને સ્વાગત છે. આજે આપણે બહુ ઇન્ટરનેશનલ મને ટોપિક જે છે એકદમ બહુ ચર્ચિત સારા દુનિયામાં છે. એને કારણે બધા કહે છે કે જે ઈરાન ઉપર અમેરિકા આક્રમણ કર્યા લોકોનું માઇન્ડ ડાયવર્ટ કરવા માટે ઇપિસ્ટાઇન ફાઇલ, બરાબર ઉચ્ચારણ બરાબર છે ને? ઇપિસ્ટાઇન ફાઇલ, હા બરાબર છે. અને એવું બધું નામો બધા હોય છે ને, પ્રોફિમો, ઇપિસ્ટાઇન, એ બધું નામ હોય ફાઇલનું નામ. એટલે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે નેહાબેન, ડોક્ટર નેહાબેન શાહ. હા, હું હિન્દીમાં બોલીશ કે તો બધા આપણે ઓનલાઈનમાં બધા લોકો હિન્દીમાં સાંભળનાર માણસો બહુ હોય છે. आज का चर्चा जो बात है इपिस्टाइन फाइल की चर्चा है और अच्छा ये છે इपिस्टाइन फाइल की चर्चा है जिसके लोग इतना इसका जो इसका इतना सारा साइट्स है, परवर्जन, बिजनेस, मिलिट्री अपॉइंटमेंट, हर दुनिया के सारे लोग, सारे किस्म के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट, इंडिया के भी हमारे अंबानी से लेकर और भी काफी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये बात भी आ रहा है. और इसको देखकर पूरा इतना कचरा, अमेरिका के लोग भी इसमें उग गए थे, एकदम छी छी करते थे बिल्कुल. तो ऐसा कहा जाता है कि ये अमेरिकन लोग का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये ईरान का युद्ध छेड़ा गया. काफी लोग बोल रहे क्या पॉइंट था अमेरिका का ईरान के ऊपर में इजराइल के नाम पर युद्ध कर रहे थे. अरे क्यों युद्ध किया, उनको कोई आंसर भी नहीं है. ट्रम्प भी कोई आंसर दे नहीं रहा है. और लोग बोल रहे कि आप इजराइल को सम्मान बचाने के लिए आप ईरान पर आक्रमण कर रहे हैं. ये सब बात चल रहा है, आपको पेपर में देख रहे हैं. मैं इसमें चर्चा में जाना नहीं चाहता हूँ. ये रोज बेरोज का बात है. लेकिन ये चर्चा तो हमको 2 वीक से पहले होने का था. ये नेहाबेन काफी बिजी रहती है और वो हमारे जो है यूनिवर्सिटी का नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आता है, थोड़ा बार बार स्टूडेंट, वो तो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, हम स्टूडेंट हो गए. एलजे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है और स्टूडेंट्स इस टाइम से ही एक्टिव थी और प्रोफेसर है. और गुजरात मित्र में वो कलम लिखती, कटार लिखती भी है. और एक बात भी है, यहाँ जो हमारे एक थिएटर ग्रुप भी हमारे इधर है अहमदाबाद में, बहुत ही एक नामी थिएटर ग्रुप, स्क्रैप यार्ड करके ठाकुर भाई है और दोनों मिलकर चलाते हैं. ये एक आप बोल सकते हैं कि अलग अलग केस्ट का, पीपुल्स ओरिएंटेड, पीपुल का पल्स, जो घुटन आवाज को एक्सप्रेस करने के लिए वो थिएटर है. गौरी भाई भी आए हुए हैं, उनके पिताजी भी आते थे इधर. नेहा के पिताजी भी हमारे साथ हैं, घनश्याम भाई. भी आप बोले ये एक कुटुंब जैसा है, पूरा एक परिवार जैसा है. आप आज हम उनसे सुनेंगे. आज हम ये इपिस्टाइन फाइल के बारे में बोलेंगे, फिर बाद में हमारा जैसा होता है वो बोलेंगे, फिर बाद में सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखेंगे. इपिस्टाइन ना छौका जाता है. ओके, थैंक यू रथ भाई. आपने लंबा इंट्रोडक्शन दिया और एक पूर्व भूमिका भी बनाई. बहुत छोटा बना है. हाँ, हम 2 हफ्ते से थोड़ा सोच रहे थे कि एप्स्टीन फाइल पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला उभर के आ रहा है, जिसकी बात सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी बात फैली है, क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है. 2 हफ्ते से हम प्लान कर रहे थे, तो आज फाइनली ये हो पाया. और मैं सच में आपकी और मीनाक्षी बेन की और एमएसडी की शुक्रगुजार हूँ कि ये एक मौका आपने क्रिएट किया, जिसकी वजह से इस पे एक सिस्टमेटिकली सोचने के लिए और उस पे एक तैयारी करने के लिए मुझे मजबूर किया. और जैसे मैं रिसर्च करती गई, तो जो सोच के मैं चली थी उससे कई गुना ज्यादा बातें उससे उभर के बाहर आई, जो बड़ी चौंकावनारी है. और जो भी कंसर्न नागरिक है भारत के और विश्व के, जो भी नागरिक है,
सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, उसके अलग अलग पहलू में सोचना चाहिए कि हम क्या व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं और क्या व्यवस्था खड़ी कर चुके हैं कि जिसकी पेचीदगी में काफी इंसानियत बातें पीछे रह जाती है और और हम कुछ मुट्ठी भर लोगों के डिसीजन मेकिंग के आजू बाजू, उनकी आदतों के आजू बाजू, उनके विचारों के आजू बाजू पूरी दुनिया को हम चलाते हैं, जहां पे सामान्य इंसान कहीं खो जाता है। तो ये पूरा एक नया मतलब एक बहुत गहरी बातें उभर के बाहर आई, जो चीजें एप्स्टीन फाइल से बाहर निकली है। तो थैंक यू रथ भाई, थैंक यू मीनाक्षी बेन, ये मौका देने के लिए। ये पूरी जो बात है उसको हम, ये जो आधुनिक जो एक पूंजीवाद जो उभर के आया है, उसका जो एक स्वरूप है, एक ओलिगार्की का एक स्वरूप है, उसके संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले एप्स्टीन फाइल क्या है? मतलब अभी जैसे कहा कि फाइल नाम आता है तो हम भड़क जाते हैं, तो एप्स्टीन फाइल क्या है? तो एप्स्टीन फाइल है, एक जेफरी एप्स्टीन नाम का एक इंसान था, यूएस में इंसान था, और वो यूएस का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर एडवाइजर था, और वो बहुत बड़े नाबालिग लड़कियों के साथ के सेक्स रैकेट में उसका नाम जुड़ा। उसके ऊपर बड़ी कार्यवाही हुई, बड़ी तपास हुई। तो एप्स्टीन फाइल है, ये कानूनी जो भी कार्यवाही हुई, उसके संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, उसके संबंधित जो भी कागज हैं, उसके संबंधित जो भी पुलिस रिपोर्ट्स हैं, एफबीआई ने जो इंटरव्यूज किए हैं, एफबीआई ने जो नोट्स बनाई हैं, जो साक्षी थे उनकी जो जुबानी है, उनकी जो टेस्टिमनी है, और उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस जो निकल के आए, एप्स्टीन ने उनके जो भी परिचित के साथ जो भी ईमेल्स किए, उसकी कॉन्टैक्ट बुक, ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट बन के आई, उसका एक जो कलेक्टिव है, उसको हम एप्स्टीन फाइल कहते हैं। तो एप्स्टीन था एक यूएस का एक फाइनेंशियल एडवाइजर, जो नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करता था, और उसकी हरकतों की भोग सैकड़ों बच्चियां हुई हैं, सेवरल हंड्रेड्स। एक अंदाजा ये भी है कि वो हजारों में भी शायद उसकी नंबर हो सकती है, सीधी या इनडायरेक्टली हो सकती है। इसकी पूरी बातों में उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आए, उसमें हाई सोसाइटी के लोग, टोच के नेता, बिजनेसमैन, राजकारणी, राजकीय नेताएं, सेलिब्रिटीज, उसके साथ के उसके संबंध, उसके कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें पूरे फाइल में से बाहर आ रही है। और ये पता चल रहा है कि वो जो सगीर बच्चियों के साथ, बालिग बच्चियों के साथ जो कर रहा था, वो एक सिस्टमेटिक एक रैकेट की तरह चला रहा था, मतलब वो उसका यूज कर रहा था, एक उसने नेटवर्क पूरा डेवलप किया था। तो ये इतनी बड़ी बात थी कि जब 2025 में यूएस में इलेक्शन हुआ, एप्स्टीन तो 2019 में मर गया, लेकिन 2025 तक उसकी बातें, क्योंकि काफी चीजें बाहर नहीं आई थी, पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, तो 2025 में भी ये एक चुनावी मुद्दा बन गया। और 2025 में जब चुनाव हुआ तो मौजूदी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा था कि हाँ, मैं जब प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं एप्स्टीन फाइल को मैं जाहिर पब्लिक डोमेन में रखूंगा, ताकि वो उसमें जो जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में आई हैं वो सबके लिए वो उपलब्ध हो सके, तो मैं करूंगा। तो जब वो प्रेसिडेंट बन के आए तो उनके ऊपर एक प्रेशर बना, और 2025 की नवंबर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पसार किया, और यूएस सेनेट ने उसको यूनानिमसली पास किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर सही की। तो ये एक एक्ट बन के आया कि एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट, मतलब उसके हिसाब से जो जो भी दस्तावेजें मतलब संकलन किया गया था, वो सारी पब्लिक डोमेन पे आ जाएगी। 300 गीगाबाइट जितना डेटा है
जो सालों की जो भी जो इन्वेस्टिगेशंस है उसके बाहर उसके बेसिस पे 300 गीगाबाइट जितना डेटा इन लोगों ने कलेक्ट किया है। और ये सारे डेटा बाहर आने की बात है, अभी सब डेटा बाहर नहीं आया है, वो भी फेजेस में बाहर आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने पहला दिसंबर 25 में कुछ डेटा बाहर दिए, फिर जनवरी में दिए, फिर मार्च में दिए, ऐसे 3-4 तबक्के में 5 इंस्टॉलमेंट्स में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर आए। और जो चीजें बाहर आई, जो विगतें बाहर आई, जो हकीकतें बाहर आई, वो सच में बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, बहुत ही मतलब दुखी व्यथित करने वाली थी और चौंकाने वाली थी कि ये पूरी चीज चल क्या रही है। जो मेनली डिस्कस हो रहा है वो एक उसका एप्स्टीन का बालिकाओं के साथ का जो उसका व्यवहार था, उसके लिए जो एक गुनाहित एक नेटवर्क था, तो उसका एक स्कैंडल समझ के चीजें बाहर आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक इतना लिमिटेड स्कैंडल नहीं है, क्योंकि ये चीज सिर्फ बालिकाओं के यौन शोषण तक सीमित नहीं है। इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं जो हमें आधुनिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की ओर एक इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से पावर का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो व्हाइट सुप्रीमसी की पूरी फिलॉसफी के साथ भी जुड़ता है, और ये विश्व में जो इंपीरियल पावर जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश है उसके साथ भी जुड़ता है। तो ये सबके बीच का संबंध हमें पूरी चीज से दिखता है। तो ये हमें अगर इस दृष्टिकोण से देखे तो ये हमें एक स्ट्रक्चरल इश्यू ज्यादा दिखता है कि किस तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर के बीच का एक जो नाता है वो किस तरह से बाहर आता है। ये सिर्फ औरतों के यौन शोषण की बात नहीं है, ये पूरे डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक खतरे में डालने वाली बात है। ऑब्वियसली पहली बात तो पूरी चीज बाहर आई यौन शोषण की वजह से, तो ये तो है ही है कि लड़कियों को एक उपभोग का साधन माना गया और उस तरह से उसका उपयोग किया गया। और जो हमारे रिच या अल्ट्रा रिच है, जो 1% भी पॉपुलेशन का नहीं है, उनकी जो एक वैभवशाली जो एक लाइफस्टाइल है, जिस तरह से वो जीते हैं, जो मर्जी आया उनको खरीद लिया और हर चीज उनके लिए एक उपभोग का साधन बन गया, चीज बन गई, तो वो तो एक डेफिनेटली एक उसका एक एलिमेंट है। उसके साथ साथ दिखता है कि जब ये चीजें बाहर आई तो कोई भी पछतावा नहीं, कोई भी अफसोस नहीं, और जैसे कानून के ऊपर बिल्कुल भरोसा कि ये तो हम जिस दिशा में उसको मोड़ना चाहे वो मोड़ सकते हैं, तो पूरी कानूनी सिस्टम पे एक तरह का भरोसा जो दिखता है। और उसके साथ एक इलीट क्लास का, मतलब ये जो हम 1% क्लास की जो बात करते हैं, उनका अंदर का एक नेक्सस, उनके अंदर का एक नेटवर्क जो है कि जो सिर्फ ये सेक्स क्राइम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर सर्वेलेंस वाला सिस्टम्स भी इन्वॉल्व है। मतलब ये दो जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो मौजूदा सिस्टम को बनाए रखे हैं, कि एक फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की फाइनेंस की तरह से कैसे मतलब दुनिया चलती है, और दूसरा एक वॉर और लोगों को के ऊपर एक कंट्रोल करना जो एक सर्वेलेंस सिस्टम है, वो एक दूसरा हथियार है। तो ये दो मौजूदा कैपिटलिस्ट सिस्टम के बहुत बड़े हथियार हैं, ये दोनों की तरफ भी एक इशारा करती है। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा कि ये व्हाइट सुप्रीमेसी की ओर भी इशारा करती है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये एप्स्टीन कौन था और कैसे उसका राइज हुआ, क्योंकि 1990s में अगर देखा जाए तो जब एक यंग लड़का, तो वो एक 2 बेडरूम के घर में वो रहता था न्यूयॉर्क सिटी में, और तब से लेके जब वो मरा तब उसके पास 600 मिलियन डॉलर की उसकी वैल्यू थी, उसकी संपत्ति की, जिसमें उसके न्यूयॉर्क का मैनहट्टन का हाउस आ गया, जिसका उल्लेख कई बार एप्स्टीन फाइल से जो भी चीजें बाहर आई हैं उसमें 14-15 बार ये मैनहट्टन का हाउस का उल्लेख हुआ है, जो 7 माले का ये घर था, 40 रूम का घर था। तो ये इतना बड़ा एक घर
पेरिस में उसका एक घर, न्यू मैक्सिको में उसका एक घर, कैरिबियन आइलैंड पे उसका एक पूरा एक आइलैंड उसका उसके संपत्ति में था। पाम बीच में उसकी एक संपत्ति थी। ये सब मिला के मतलब ये टोटल $600 मिलियन की उसकी संपत्ति हुई। उसके साथ साथ 380 मिलियन का उसका कैश इन्वेस्टमेंट था। तो सवाल ये उठता है कि जो 90s में जो 2 बेडरूम में रहने वाला एक ऑर्डिनरी इंसान था, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? इसका कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन जो भी चीजें मिल रही है उसे काफी हमें इशारा मिलता है कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे उसने संपत्ति इकट्ठा की होगी और कैसे वो इतना पावरफुल बना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हाँ, उसका जन्म हुआ एक ज्यूइश फैमिली में। माता एक स्कूल में सहायक थी एंड हाउसवाइफ थी, और पिता न्यूयॉर्क शहर के उद्यान विभाग में ग्राउंड कीपर और गार्डनर थे। मतलब ऑब्वियसली समझ सकते हैं हम कि बहुत ही माली, मतलब एक बहुत ही ऑर्डिनरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में उसकी पैदाइश हुई और परवरिश हुई। गणित में वो बहुत ही पारंगत था, तो उसने फिर गणित में वो आगे बढ़ा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उसने गणित का कोर्स किया, लेकिन जो उसने पूरा नहीं किया, डिग्री लेने से पहले ही उसने छोड़ दिया। लेकिन फिर न्यूयॉर्क की डाल्टन स्कूल, जो बहुत प्रतिष्ठित एक स्कूल मानी जाती है, वहां 1974 से 76 तक उसने गणित शिक्षक की तरह एक नौकरी ले ली। उसके पास हालांकि डिग्री तो नहीं थी, क्योंकि उसने कोर्स तो आधा छोड़ दिया था, लेकिन उसने एक झूठी मूठी डिग्री पेश की, जिसके बारे में बाद में डाल्टन स्कूल के लोगों को पता भी चला, तो उसको सवाल भी किया गया। तो उसने बहुत आसानी से कह दिया कि अगर मैं डिग्री नहीं बताता तो आप मुझे नौकरी नहीं देते, तो जिस नौकरी के लिए मुझे ये डिग्री देनी पड़ी। तो वो बहुत सरलता से उसने झूठ को कन्वर्ट कर दिया, और उसकी नौकरी 2 साल तक वहां पे चली। बड़ा पॉपुलर था क्योंकि यंग एंड चार्मिंग था। लेकिन उसी टाइम पे जब वो नौकरी छोड़ने की बात सोच रहा था, तभी डाल्टन स्कूल के किसी विद्यार्थी के पिता उसको किसी फंक्शन में मिल गए, और उसने अपने बेटे से एप्स्टीन के बारे में सुना होगा कि ये बहुत पॉपुलर इंसान है। तो उसको लगा, उसे बातचीत करते हुए उसको भी लगा होगा कि यार ये तो बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो उसको वॉल स्ट्रीट में होना चाहिए, गणित में भी इतना पारंगत है तो वॉल स्ट्रीट में होना चाहिए। तो उनको बेयर स्टर्न्स नाम की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म थी, उसको वहां पे ले गए। और बेयर स्टर्न में इंटरव्यू में उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे एलन ग्रीनबर्ग, उनको उन्होंने बड़ा इंप्रेस कर दिया। और एलन बर्ग का एक बहुत बड़ा सीधा फंडा था कि जो रिलेटिवली गरीब कुटुंब से आते हैं और उनको बहुत डीप एक डिजायर है कि मुझे अमीर बनना है, ऐसे लोगों को मैं हायर करूंगा, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून होता है काम करने का। तो सारी हर तरह से एप्स्टीन उसके अंदर फिट हो रहा था, तो एप्स्टीन को वहां पे नौकरी मिल गई, और उसने धीरे धीरे वो एलन ग्रीनबर्ग के अंदर ही ट्रेन हुआ, और ऑप्शन ट्रेडिंग में उसने काफी एक्सपर्टाइज भी हासिल की। और सिर्फ 27 साल की उम्र में बेयर स्टर्न उसको $2 लाख की सालाना उसको इनकम दे रही थी। मतलब जो आज की तारीख में गिनो तो $8 लाख की उसकी सिर्फ एनुअल इनकम हुई। तो क्या था उसकी सीक्रेट में, राइट? इतना क्यों बेयर स्टर्न को लगा कि ये इतना प्रतिभाशाली है? एप्स्टीन बिलियनर क्लाइंट्स को हैंडल करता था। मतलब वो बहुत ही कम समय में बिलियनर लोगों को हैंडल करना उसने सीख लिया, और उसको 2 बड़ी इंपॉर्टेंट सेवाएं और एडवाइस देता था। एक, रियल एस्टेट में कैसे उनको इन्वेस्ट किया जाए, और दूसरा, टैक्स को कैसे इवेड किया जाए, राइट? तो ऑब्वियसली जो बिलियनर है उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि हम इतने सारे पैसे टैक्स में क्यों ले लें। तो एप्स्टीन ने वो एक बड़ी एक कुशलता उसमें हासिल कर ली थी कि वो उसने टैक्स इवेजन कैसे किया जाए, टैक्स मिटिगेशन कैसे किया जाए, उसकी वो एडवाइस करता था। और साथ साथ में उसने ऑब्वियसली अपना एक नेटवर्क, जो भी उसके क्लाइंट थे, उसमें बनाया। 1981 में बेयर स्टर्न्स ने कुछ आरोप लगाए, बेयर स्टर्न्स के भी उसमें कुछ इरेगुलरिटीज थी, कुछ उसके काम में विसंगति दिखी। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 महीने के लिए हम तुम्हें सस्पेंड करेंगे और $2,500 का जुर्माना करेंगे। लेकिन एप्स्टीन ने ना कर दिया कि भाई ऐसा कोई मैंने किया नहीं है, और वो उसने जॉब वहां से छोड़ दी। मीनवाइल उसने इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए थे, तो वो इंडिपेंडेंटली एक फाइनेंशियल एडवाइस करना शुरू कर दिया। उसमें उसने यूएस में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट के जो भी एक धनाढ़ एक रिच एक क्लास था,
उनके साथ उसका एक उसने कॉन्टैक्ट बिल्ड किया था। मतलब ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उस वो बिल्ड कॉन्टैक्ट बिल्ड 1980 से करना उसने शुरू कर दिया था, जो उसको बाद में बहुत काम आने वाला था। तो वो उसने वो कॉन्टैक्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया था, और मेनली ये लोग उसकी एडवाइस लेते थे कि हम हमारी सिस्टम में टैक्स कैसे बचाए, और उसको बहुत अच्छे से टैक्स बचा के देता था। मीनवाइल एक छोटी सी घटना, मतलब वैसे छोटी सी घटना, उसकी एक उसकी स्पेनिश मित्र थी जो बहुत ही रिच फैमिली से आती थी, वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी, और उन लोगों ने कोई स्कीम में पैसे उसकी फैमिली ने डाले होंगे, और वो स्कीम फेक थी, पॉन्जी थी। उसका काफी पैसा उड़ के यूएस के किसी आइलैंड में आया, और एप्स्टीन ने अपने कॉन्टैक्ट्स को डेवलप करके वो पैसा कुछ कुछ करके उसने वापस दिलवाया। तो ये फैमिली ने उसको बहुत बड़ी रकम एक गिफ्ट में दी। तो ये पहला चंक उसके पास एक लाखों के कॉन्टैक्ट तादाद में उसके पास अपनी एक सीधा उसके पास उसके अकाउंट में आया। फिर 87 में वो टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन करके एक कंपनी थी, उसके अंदर वो ज्वाइन किया, और टावर फाइनेंशियल जो था वो भी एक पॉन्जी स्कीम में इन्वॉल्व था। 1988 से 1993 तक एक पॉन्जी स्कीम चलाई। 93 में उसका भाड़ा फूट गया। एप्स्टीन ने वो टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 89 में ही छोड़ दिया था, लेकिन जब 93 में खुला तब सब खुलासा हुआ, तो उसका जो भी हॉफनबर्ग करके उसका जो मेन जो इंसान था, उसने कहा कि ये स्कीम को डिजाइन करने में और एग्जीक्यूट करने में एप्स्टीन ने बहुत, मतलब उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और वो क्योंकि वो तो 89 में छोड़ के चला गया था, तो उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। एप्स्टीन ने फिर अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जे एप्स्टीन कंपनी करके, और उसका बेसिक क्राइटेरिया था फाइनेंशियल एडवाइस करना, लेकिन उन्हीं लोगों को करेगा जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन यूएस की हो। मतलब वो कोई और को वो कर ही नहीं रहा था, वो सीधा हाई एंड इन्वेस्टमेंट जिनको करना है और जिनकी इतनी संपत्ति है, उन्हीं लोगों को वो कैटर करेगा, वो क्लियर था। दो नाम बड़े उभर के आ रहे हैं जिससे उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम थी। एक लैक्स वैग्जनर करके जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और दूसरा लियोन ब्लैक, वो भी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट का एक को फाउंडर था। मतलब ये दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। ये दोनों एप्स्टीन के बहुत करीबी थे, और सबसे ज्यादा बिजनेस एप्स्टीन को वहीं से मिलता था। तो फोर्ब्स मैगजीन ने एक मतलब ये जब एप्स्टीन फाइल खुली 2025 से खुली, तो अभी पिछले कुछ महीनों में जो भी आर्टिकल आया, उसके जो भी डिटेल्स उसने स्टडी की, तो फोर्ब्स मैगजीन ने कहा कि भाई 99 से लेके 2018 तक ये दोनों बिजनेसमैन की तरफ से एप्स्टीन को $490 मिलियन फी के रूप में मिले थे, राइट, जो उसकी टोटल इनकम के 75% ये इन दोनों के ही ओर से आए थे। और तब वो कोई लाइसेंस टैक्स अटर्नी भी नहीं था या पब्लिक अकाउंटेंट भी नहीं था, उसके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब ये इन दोनों ने उसी से सारा टैक्स कंसल्टेशन किया। तो मतलब इन शॉर्ट जो बिलियनर है उनका पैसों का मतलब काला धोला करना, मतलब उसकी ऊपर नीचे करना, ये उसको अच्छे से तब तक आ गया था कि लोग उसको कोई भी सर्टिफिकेट के बिना भी उसको बिजनेस देने के लिए तैयार थे। लेक्स वैगनर के तो वो इतना करीब आ गया कि उसका ऑलमोस्ट वो राइट हैंड बन गया। उसकी जो भी फाइनेंशियल जो भी उलझने थी उसको उसने सुलझाने की मतलब 1 साल में उसको सुलझा के दे दिया। और मतलब वैक्सनर उससे इतना इम्प्रेस था कि 1995 में उसने वैक्सनर फाउंडेशन और वैक्सनर हेरिटेज फाउंडेशन 2 का उसको डायरेक्टर भी बना दिया, और उसको पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी कि भाई मेरी ओर से तुम कोई भी चेक भी साइन कर सकते हो, लोगों को रिक्रूट भी कर सकते हो। तो बहुत उसकी तरक्की ये वैक्सनर के साथ के रिलेशन के साथ भी हुई। लेकिन जब 2019 में जब उसको एप्स्टीन को जब गिरफ्तार किया गया, तब वैक्सनर की भी पूछताछ की गई, तो वैक्सनर ने सामने आरोप लगाया कि भाई मैंने उसके साथ सारे संबंध काट दिए हैं, क्योंकि उसकी जो भी संपत्ति है वो उसमें से काफी चीजें उसने मेरे से उसने इलीगली मेरी संपत्ति को उसने लिया है, कि $46 मिलियन मेरी पर्सनल फॉर्च्यून से उसने हथियाए हैं। तो इस तरह का आरोप उसने उससे पहले कभी उसने नहीं बोला था, लेकिन 2019 में जब उसकी तहकीकात हुई तब उसने ये बात की। टैक्स इवेजन की जो बात है, तो
1996 में एप्स्टीन ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया, एप्स्टीन फाउंडेशन की तरह उसने बना दिया फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी, और वो ले गया उसको यूएस के वर्जिन आइलैंड पे, सेंट थॉमस आइलैंड पे ले गया। और ये सेंट थॉमस आइलैंड ऐसा है कि जो टैक्स हेवन माना जाता है, और क्योंकि वहां आप सारी यूएस की बैंकिंग सिस्टम से रिलेट आप संबंध रखते हो, लेकिन आपको वहां पे टैक्स नहीं लगता। तो ऐसा करके उसने अपनी संपत्ति पे भी करीबन 90% जितना टैक्स उसने बचाया। तो अगेन फोर्ब्स का ये जो आर्टिकल देखे तो उसे पता चलता है कि 300 मिलियन डॉलर जितना टैक्स उसने 10 साल के अंदर उसने बचाया होगा, मतलब क्योंकि जस्ट बिकॉज वो इस जगह पे था। और वैसे वो जो इनकम स्लैब में आता है वहां पे 38% स्लैब लगता है, लेकिन वो जस्ट बिकॉज वो वर्जिन आइलैंड में काम कर रहा था, उसको 4% टैक्स के हिसाब से उसने ये काम किया। तो दूसरा भी एक मतलब ये उसकी बेसिक उसकी फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह से उसकी जो भी उसका बिजनेस था उसकी एक रूपरेखा थी। कई लोगों का ये भी मानना है कि इतनी ज्यादा संपत्ति होने के पीछे का एक दूसरा कारण, और इतना पावरफुल उसके बनने के पीछे का कारण ये भी है कि उसने जो भी लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए थे वो भी उसके घर आते थे, और वो भी जो सेक्स स्कैंडल हुआ था उसके अंदर इन्वॉल्व थे, और उसका वो मतलब सीसीटीवी कैमरा से वो उसके फुटेजेस लेता था और उसके बेस पे उनको ब्लैकमेल करता था। तो उसकी वजह से भी उसको ये पावर मिला। ये बहुत ज्यादा तौर पे ट्रंप और उसके समर्थकों, जब ट्रंप का नाम बाहर आने लगा तो ट्रंप और ट्रंप के समर्थकों का ये एक ये एलिगेशन है कि भाई ये हो सकता है। लेकिन उसके उसके घर पे बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं, काफी लोगों के वहां होने के फुटेजेस भी मिले हैं, लेकिन उसका ब्लैकमेल के लिए यूज हुआ या नहीं हुआ वो तो अगर कोई सामने आकर नहीं बोलता तब तक हमें नहीं पता चलेगा। बट ये भी एक दावा है कि वहां से भी उसको पैसे मिल रहे होंगे। और ऑब्वियसली 380 मिलियन डॉलर का जो उसने एक इन्वेस्टमेंट किया था, तो लोगों को जो इन्वेस्टमेंट सलाह देता था, तो उसने भी खुद ने भी वो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट किया था, तो उससे एक स्टेडी इनकम जो उसकी आती रहती थी। जैसे थॉमस पिकेटी कहते हैं कि सबसे आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका सबसे सेफेस्ट है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो आप जिस पेस से ग्रो होते हो उसे कई गुना ज्यादा आपकी कैपिटल ग्रो हो जाती है। तो ये 380 मिलियन डॉलर तो बहुत बड़ी रकम है, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी ग्रो हुई होगी। तो ये उसका फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट, ये जो बड़े बड़े लोगों से उसका दुनिया भर के लोगों से उसका एक रिलेशनशिप, और उसकी वजह से उसको एप्स्टीन को एक पावर ब्रोकर कहा जाता है। तो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स बाहर आते हैं उसे पता चलता है कि दुनिया भर के, जिसको हम हुईज हु कहते हैं, राइट, के कौन कौन नाम थे, मतलब वो सारे उसके या तो न्यूयॉर्क के उसके घर पे या पाम बीच पे मेहमान बन चुके हैं। उसने MIT, हार्वर्ड जैसी टोच की आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज में भी उसने रिसर्च के लिए फंड किया है, और उसमें काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक मतलब जो वाइट सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करती हैं ऐसे रिसर्चर्स को भी फंड किया है, और उसका भी एक रिसर्चर्स के साथ, एकेडमिशियंस के साथ भी उसने एक नेटवर्क बनाया था। बिजनेस साइकिल सर्किट्स में उसने बिल गेट्स या बिल क्लिंटन या वैक्सनर जैसे लोगों के साथ भी उसका एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क था। और आगे जैसे हम देखेंगे कि फाइनेंस, साइंस, पॉलिटिक्स, इन सबसे एक जुड़ती कड़ी वो बन चुका था। तो इतना पावरफुल जो इंसान था, तो उसकी बातें बाहर कैसे आई, और इतना बड़ा रैकेट की बातें बाहर कैसे आई। शुरुआत हुई 1996 में, जब एक मारिया फार्मर नाम की एक विजुअल आर्टिस्ट ने FBI में एक कंप्लेन की। तब FBI को और कोई डिटेल्स मिली नहीं, और मारिया फार्मर की जो कंप्लेन थी वो ऐसे ही FBI में पड़ी रही, एक तपास उसकी आगे कुछ तपास नहीं हुई। लेकिन बीच बीच मतलब FBI की पाम बीच के उसके घर पे, उसकी संपत्ति पे नजर थी कि यहाँ कुछ तो चल रहा है। 2004 में पाम बीच की पुलिस को किसी ने जाके टिप दी कि भाई ये घर जहां एप्स्टीन रहता है वहां पे छोटी छोटी बच्चियों का बहुत ज्यादा आवन गावन रहता है, तो आप उस पर नजर रखिए, कुछ तो है वहां पे गड़बड़। लेकिन
एक नोट करके पुलिस ने वहां पे छोड़ दिया, लेकिन एप्स्टीन भी बड़ा स्मार्ट था, इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, तो उसने पुलिस डिपार्टमेंट को $90,000 का एक डोनेशन दिया। और 2001 या 2002 के बीच में जो पुलिस पाम पुलिस की स्कॉलरशिप फंड में जाता था, जो पुलिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं उसके उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जाता था। तो ऑब्वियसली एक दूसरा एक पहलू है कि भाई आप इतना बड़ा डोनेशन आता है तो उसके आगे आप कोई कार्यवाही नहीं करोगे, तो वो भी एक एलिमेंट, एक करप्शन वाला भी एलिमेंट वहां पे है। लेकिन 2005 में पहली बार एक महिला ने आके कंप्लेन दिखवाई कि भाई मेरी एक स्टेप डॉटर है जो एप्स्टीन के घर उसको बुलाया गया, उसको $300 दिए गए और वहां पे उसको बोला गया कि आपके सारे कपड़े उतार के आपको एप्स्टीन को मसाज देना है। और घर आके उसने मुझे ये बताई, और ये मेरी डॉटर है जो 14 साल की है, जो नाबालिग है, तो ये एक सेक्स ऑफेंस है। तो पहली बार उसके अगेंस्ट में एक सीरियस क्योंकि माँ ने आके अपनी बच्ची के लिए एक कंप्लेन लिखवाई, तो एक सीरियस नोट पे आया, और पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन तो पुलिस के हाथ में थी, तो ये बात हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि सिमिलर स्टोरी वाली 35-40 और बच्चियां हैं कि जो जिन्होंने यही बात कही कि हमको किसी को $200, किसी को $300 दे के बुलाया गया। कई बच्चियों ने ये भी कहा कि हाँ हमको तो बुलाया गया, और हमको ये भी कहा गया कि हम अगर और लड़कियों को लेके आएंगे तो हर लड़की के दीठ हमें और $200 मिलेंगे। मतलब एक नेटवर्क बनाता गया वो, राइट। सो वहां वो इलाके में जो भी नाबालिग बच्चियां थी, और स्पेशली जो रिलेटिवली वल्नरेबल सेक्शन की जो बच्चियां थी, जिनके या तो गरीबी में जी रही थी, या फैमिली ब्रोकन थी, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, या स्टेप फादर है, स्टेप मदर है, बनती नहीं है पेरेंट्स के साथ, तो इन सब की वजह से जो एक वल्नरेबिलिटी है वहां पे, अगर $200-300 बहुत बड़ी रकम होती है टीनेज लड़कियों के लिए, तो ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करके वो उनको वो बुलाता था। और पुलिस को इतना तो पता चल गया कि मसाज कराने के बाद उससे नंबर मांगता है, और फिर कोई, एप्स्टीन खुद नहीं लेकिन कोई और है जो उनके बिहाफ पे ये लड़कियों को फोन करता है, और फिर उनको बुलाया जाता है, और उनको भी यही मोडस ऑपरेंडी, पहले मसाज की बात की जाती है और फिर वो बात इवेंचुअली कुछ समय के बाद रेप तक पहुंचती है। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो एप्स्टीन को ये पता चल गया कि ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसने भी खुद ने भी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा। और जब पुलिस ने 2025 के अक्टूबर में ये माता की फरियाद के बाद 2025 में जब उन्होंने रेड की, उनके घर पे रेड की, तो सीसीटीवी कैमरास मिले, मतलब वहां पे जो मिले, लेकिन उसके जो सिस्टम्स थे जहां पे सारी चीजें रिकॉर्ड होती थी, वो सारे सिस्टम्स वहां से गायब थे। मतलब उसको पहले से पता चल गया था कि भाई यहाँ कुछ होने वाला है, तो वो सारी चीजें निकल गई। छोटी मोटी एविडेंसेस वहां से मिली गई, लेकिन पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि हाँ कुछ तो चल रहा है, और सीरियस नोट पे चल रहा है, और बड़े पैमाने पे चल रहा है। इसलिए ये चीज आगे फ्लोरिडा स्टेट के अटॉर्नी बैरी किशकर को सौंपा गया, और ये बताया गया कि मतलब उनको सारी डिटेल्स वहां पे दे दी, और लेकिन ये भी बताया गया कि ये जो लड़कियां हैं उनसे थोड़ा मतलब थोड़ा सेंसिटिवली पेश आया जाए, क्योंकि ये सारी बच्चियां हैं, उनके खुद के भी मतलब सोशल मीडिया पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं, उनके भी कोई बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, उनके साथ उनका सेक्स रिलेशन हो सकता है, शॉपलिफ्टिंग का उनका हिस्ट्री हो सकता है, और बच्चियां हैं तो अगर उनके साथ आप सख्ती से पेश आओगे तो क्या होगा। तो मतलब पूरी चीज को, पूरे केस को एक सॉफ्ट बनाने की एक कोशिश वहां से हो रही थी। लेकिन मई 2006 में पाम बीच की पुलिस ने एक प्रोबेबल कॉज करके, जो एक यूनाइटेड स्टेट यूएस का एक क्रिमिनल लॉ है, जो पुलिस को अथॉरिटी देता है कि जो वारंट करके वो अरेस्ट करे, सस्पेक्टेड क्रिमिनल को अरेस्ट करे, तो वो उसके प्रोबेबल कॉज पे एप्स्टीन के ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, और उनको सेक्स अब्यूज के केस में उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन जब केस ग्रांड जूरी के सामने आया और उनके जब चार्जेस जब डिसाइड करने थे, तो पुलिस ने भी उसके सामने मतलब जुबानी दी, विक्टिम से भी जुबानी, दो विक्टिम ने भी जुबानी दी, उनका भी क्रॉस चेक हुआ। लेकिन फिर भी ग्रांड जूरी ने एक स्टेट लेवल का एक सीरियस क्रिमिनल एक्ट एक ही उनके ऊपर चार्ज लगाया, वो प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करने का था।
हालांकि प्रोस्टिट्यूशन मतलब इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस और लग सकते थे कि ये नाबालिग लड़कियों वाला उसमें कोई मतलब इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। मल्टीपल लड़कियों के साथ उसकी रिलेशन थी, वो वाली बात नहीं थी। सेक्स ट्रैफिकिंग वाली बात थी, वो उसके अंदर उल्लेख नहीं था। तो ये काफी चीजें इसके अंदर मतलब ग्रांड जूरी ने भी उसको कंसिडर नहीं किया और एक ही आरोप लगाया। और जिसमें ऑब्वियसली पहले तो एप्स्टीन ने उस कहा कि भाई मैं तो निर्दोष हूं, लेकिन ये और ये केस थोड़ा एफबीआई ने आगे चलाया, आगे और इंटरव्यूज किए, केस आगे आया और 53 पेजेस का 60 चार्जेस लगाता एक चार्ज शीट, जहां वो लोग उनको इंडक्टमेंट कहते हैं, हम जिसको आई थिंक उसके पैरेलल चार्ज शीट हो सकता है, लॉ वाले शायद बता सकते हैं। तो चार्ज शीट उनका इंडक्टमेंट तैयार हुआ और उसमें ट्रैफिकिंग संबंधी आरोप थे। फेडरल मतलब नाबालिग बच्चियों को फंसाने के भी आरोप उसमें लगाए गए थे और ये पूरी सिस्टम वो चलाता था, ये भी एक आरोप लगाए गए थे। ये पूरा जो चार्जशीट था वो उसके यूएस के अटॉर्नी एकोस्टा, अलेक्जेंडर एकोस्टा के पास गया और एकोस्टा ने ये पूरी चीज को काफी हद तक अपने पास दबा के रखा और बहुत डिले किया पूरी प्रोसेस को। और मतलब जब उसको किसी ने पूछा गया तो एकोस्टा ने कहीं एक बार ये भी कहा कि भाई एप्स्टीन एक इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ बहुत एक इंपॉर्टेंट इंसान है, इसलिए उसके सामने हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते। बाद में एकोस्टा ने कहा कि नहीं, ऐसा मैंने कुछ कहीं कहा नहीं था कि इंटेलिजेंस सर्विसेज वाली बात उसमें कहीं नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे उसने ऐसा कुछ कहा। तो पूरे सिस्टम में मल्टीपल लेवल पे हमें दिखता है कि एप्स्टीन को बचाने की कोशिश की गई। लोगों ने मतलब फोन करके पुलिस डिपार्टमेंट से उसके डिफेंस लॉयर को फोन करके एक सेटलमेंट की बात हुई। उसने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने एप्स्टीन के लीगल सर्विसेज के जो भी असिस्टेंट थे उसमें अपनी सेवा, अपनी सर्विसेज देने की ऑफर की, ये भी बात हुई क्योंकि प्रोबेबली वहां पैसे ज्यादा मिलते होंगे। और उसमें मेल पुलिस फीमेल पुलिस दोनों शामिल थे, तो वो जेंडर न्यूट्रल एक पूरा एक तरीका था। और उसमें ये जो अलेक्जेंडर एकोस्टा थे उन्होंने एक डील तैयार की, एक प्ली डील तैयार की कि भाई एप्स्टीन को बोला गया कि भाई ये चीज आगे बढ़ सकती है, तो उससे बेहतर है कि तुम अपने जो भी तुम्हारे सामने जो भी आरोप लगाए गए उनको तुम कबूल कर लो और तुम एक सेक्स ऑफेंडर हो, ये एक रजिस्टर यूएस के सिस्टम में वो एक इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है, तुम ये कर लो और हम तुम्हें 18 मंथ्स की एक सजा देंगे और हम और कोई चार्जेस तुम्हारे ऊपर नहीं लगाएंगे। मतलब जो सेक्स ट्रैफिकिंग का चार्ज है वो नहीं लगाएंगे, तुम्हारे साथ कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है वो हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तुम्हारे जो असिस्टेंट तुम्हें कर रहे थे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ तुम्हारे ऊपर एक चार्ज लगेगा कि तुमने एक लड़की को तुमने सेक्स की मतलब ये सेक्स रैकेट की तरफ तुमने धकेला। और एप्स्टीन ने ये डील मान ली तो बहुत सस्ते में वो छूट गया क्योंकि एफबीआई की जो भी इन्वेस्टिगेशन थी वो वहां पे रुक गई और या तो एफबीआई की वो उसकी इन्वेस्टिगेशन वहां पे रुक गई और उसके साथ साथ जो भी लोगों की ऊपर चार्ज लगना था वो सारे लोगों को एक इम्प्यूनिटी मिल गई। जब ये चार्जशीट फाइल हो रही थी तब उसमें लिखा था कि भाई एप्स्टीन मतलब भाग सकता है और उसकी बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी है और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि वो बच्चियों को फंसाता है। लेकिन जब उसके ऊपर केस हुआ और ये सारी डील तैयार की गई तब इसमें से किसी चीज को उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और सिर्फ जो प्ली डील जो एकोस्टा ने जो ऑफर की थी उसी को इंपॉर्टेंस दिया गया और ये डील साइन हो गई। ओके ओके सो ये समय पे एप्स्टीन को 18 महीने की जेल हुई, लेकिन वो जेल भी बहुत ही लीनियंट थी। मतलब उसको एक स्पेशल सेल में रखा गया जहां वो सारी सुविधा उसको उपलब्ध की गई थी। ये सारी चीजें हो रही थी जो 2008 से शुरू हुआ, 2000 मतलब 11 तक ये सारी चीजें हो रही थी।
फिर एप्स्टीन जेल से बाहर आ गया, लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ था, और ये सारा चीज दब रही थी। ये मियामी हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसकी एक जर्नलिस्ट थी जूली ब्राउन, उसने पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट किया और काफी क्रिटिकली उसने आर्टिकल्स लिखे, और उसमें 2002 से 2005 तक जो भी पीड़िताएं थी उनके इंटरव्यूज भी शामिल थे। तो वो अपनी एक तो ये चीज ने वापस एप्स्टीन को एक फोरफ्रंट पे, उसकी चर्चा को फोरफ्रंट पे मतलब ले आया। उसके साथ एक वर्जीनिया ग्यूफर करके एक लड़की थी जिसने भी एप्स्टीन पे मतलब आरोप लगाए थे कि ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था और बहुत ही पावरफुल लोगों को वो लड़कियां सप्लाई करता था, इस तरह के आरोप उसने लगाए हैं। यही वर्जीनिया गिफुर वही है जिसने यूके के प्रिंस एंड्रयू के ऊपर चार्ज लगाए थे, और बाद में वो जो भी पीड़िताएं हैं, सेक्सुअल अब्यूज की पीड़िताएं हैं, उसके लिए वो एनजीओ भी चलाती थी। और लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि 2025 में ही मतलब ये एप्स्टीन जो ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ उससे पहले पहले ही उसने सुसाइड कमिट कर लिया। लेकिन उसने जो चीजें बाहर लाई उससे भी एक नई एक बात बाहर आई कि भाई ये तो बात जो दब गई, लेकिन वो बात दबने जैसी नहीं थी, ये तो बहुत सीरियस बातें थी। और वापस ये न्यूयॉर्क के फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने मतलब पब्लिक अटॉर्नी वहां के, उन्होंने इसको वापस उसको री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीजें मिली कि एप्स्टीन और उसकी जो पार्टनर थी गिलिन मैक्सवेल, वो दोनों डीपली इन्वॉल्व थे। एप्स्टीन 2019 में न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क में, फ्लोरिडा में, वर्जिन आइलैंड पे, हर जगह पे वहां पे सेक्स ट्रैफिकिंग करता था। और फिर उसकी वापस उसमें 2019 में उसके यही चार्जेस के बेस पे 2019 में एप्स्टीन की वापस अरेस्ट हुई। और जब उसकी अरेस्ट हुई उसके बाद एफबीआई ने गिलिन मैक्सवेल और बाकी उसके साथ काफी उनका वकील, उसका अकाउंटेंट, उसका गार्डनर, उसका पायलट, इन सब की भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया कि जिसका इसमें पोटेंशियली एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन में गैलन मैक्सवेल है जो अभी कस्टडी में है, बाकी लोगों के ऊपर तो कुछ चार्जेस नहीं है। और यही जब उसकी 2019 में उसकी जब अरेस्ट हुई, उसके एक आध महीने के बाद जेफरी एप्स्टीन ने जेल में ही सुसाइड कर लिया। और वो भी बहुत कंट्रोवर्सी उसने की कि भाई ये सच में सुसाइड ही था या एक प्लान मर्डर था। क्योंकि अब जो बंदा जिसके लिए सामने इतने क्लियर सेक्स ऑफेंस के चार्जेस हैं, 2008 में भी वो चार्जेस थे, 2008 में भी जिसके अगेंस्ट में सारे एविडेंसेस थे, फिर भी उसको एक प्ली डील दिया गया। ये एक बंदा जो पहले से एक पॉन्जी स्कीम में इन्वॉल्व था, वहां पे भी उसको मतलब उसको इम्यूनिटी दी गई, वहां पे भी उसको नहीं मतलब कुछ बोला गया। जो भी अटॉर्नीज पूरी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, वो हमेशा उन्होंने एक रवैया रखा कि भाई ये चीजों को थोड़ा नरम किया जाए, साफ किया जाए। मतलब उसका मतलब कि ये चीज सिर्फ जेफरी एप्स्टीन और गैलिन मैक्सवेल तक लिमिटेड नहीं है, उसका व्याप बहुत बड़ा है। ये चर्चा आना शुरू हो गई। और उसके बाद ये वर्जीनिया गिफोर्ड जिसकी बात मैंने आपसे कही, आपको कही, उसने एक पिटीशन फाइल की जिसमें उसने कहा, कोर्ट से मांगा कि भाई उसने गिलिन मैक्सवेल के अगेंस्ट में पिटीशन की थी। तो गिफोर्ड वर्सेस मैक्सवेल के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं थे, तो उसने कोर्ट से अपील की कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या आरोप लगाया, क्या क्या उसमें कार्यवाही हुई और क्या सच्चाई है। और कोर्ट ने वो माना। तो उससे ये बाहर आया कि भाई ये कोई एक रैंडम केस नहीं था, एक सिस्टमेटिक सेल्फ एक्सपांडिंग नेटवर्क बना के ये पूरा सेक्स रैकेट चला रहा था।
उससे एक पिरामिड डेवलप हो रहा था कि पहले एक लड़की, वो 2 लड़की लाएगी, 2 लड़की 4 लड़की लाएगी, 4 लड़की 6 लड़की लाएगी, कि एक पूरा पिरामिड उससे बन रहा था। तो एक बहुत बड़ा एक पिरामिड उससे बन रहा था। और ये ऑब्वियसली एप्स्टीन अकेले नहीं कर रहा था, उसमें बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना था। सारी जो मतलब लार्ज नंबर, नॉट सारी, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ जो भी विक्टिम्स थे वो नाबालिग थी। सेम मॉडस ऑपरेंडी से उनका काम चल रहा था। न्यूयॉर्क, पाम बीच, कैरेबियन आइलैंड, मतलब वर्जिन आइलैंड, हर जगह पे ये चल रहा था। और ये बहुत बड़े बड़े नाम इसके साथ इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीजों को लेके एक पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे एक प्रेशर आना शुरू हुआ कि भाई ये सारी चीजें हैं तो सिर्फ मतलब ग्यूफर का केस की नहीं, लेकिन एप्स्टीन के साथ में जो भी आपने इन्वेस्टिगेट किया है वो सारी चीजें बाहर आनी चाहिए। तो 2024 में, मतलब 25 के इलेक्शन से पहले पहले 2024 के इलेक्शन में ये एक कैंपेन का एक किस्सा बन गया कि भाई और डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने पूछ लिया कि भाई क्या आप अगर प्रेसिडेंट बनते हो तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में लाओगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हाँ। और जब वो आए तो मैंने जैसे बताया कि आपको जेफरी एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट करके ये बाहर आया। और मैं ये सारे नामों में नहीं जाती हूँ, जो हम सबको पता है कि कौन कौन से नाम इसमें बाहर आए हैं। तो उसमें बिल गेट्स का भी नाम है, बिल क्लिंटन का भी नाम है, ट्रंप का भी नाम है, और हमारे अनिल अंबानी का भी नाम है, और हरदीप सिंह का भी नाम है। जरूरी नहीं है कि ये सारे सेक्स ऑफेंसेस में इन्वॉल्व थे, कुछ डेफिनेटली सेक्स ऑफेंस में इन्वॉल्व थे, लेकिन कुछ उसके बिजनेसेस के साथ इन्वॉल्व थे। तो हमें जो समझना है वो उसके बाद का जो बिजनेस है, उसके जो बाकी का जो उसका जो नेटवर्क है, जो उसको पावरफुल बनाता है, राइट, जो हमारे लिए एक बड़ी चौंकावनारी बात जो उभर के सामने आ रही है, वो हमें समझने की ज्यादा जरूरत है। तो उसके जो भी ईमेल्स, मतलब ये जो पिछले 3 महीने में 2000 दिसंबर 25 में जब एप्स्टीन फाइल पहले के अंतर्गत जो भी चीजें बाहर आई, और जनवरी में बहुत सारी चीजें बाहर आई, तो ये 2-3 महीने में जो चीजें बाहर आई, उससे लोगों ने जो भी उनके ईमेल का एनालिसिस किया, उससे पता चलता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व थे, एंड रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व थे, एकेडमिशियन भी इन्वॉल्व थे, साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, यूएस के लोग भी इन्वॉल्व थे, बाहर के, मतलब इजराइल, यूएई, यूके, आप नेम द कंट्री, और सारे जगह की चीजें इन्वॉल्व, मतलब सारे वहां के मतलब जो पावरफुल लोग थे वो उसके साथ इन्वॉल्व थे। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रोबेबली जेफरी एप्स्टीन को ये पता था कि ये सारे पावरफुल लोगों को 2 चीजें चाहिए, और वो ये 2 चीजें उनको सप्लाई करता था। एक, अंदर का एक नेटवर्क, मतलब कौन, मुझे जो टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकर्स हैं उसमें एक पहचान और उसका एक नेटवर्क जो मुझे और पावरफुल बनाता है। तो एक नंबर, मतलब एक सबसे बड़ी चीज वो जो सप्लाई कर रहा था, वो सप्लाई कर रहा था कि वो एक नेटवर्क बना रहा था। वो जो मैंने पहले कहा कि उसके घर पे पार्टी में बहुत लोग मेहमान बन के आए, तो ये मेहमान बनना मतलब ये एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना रहे थे। दूसरा कि इन लोगों को कोई भी किस्म का विरोध नहीं चाहिए, मतलब कोई उनके सामने कुछ बोले या उनको चैलेंज करे, ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी सत्ता को, उनके पावर को चैलेंज कर सके, ऐसी कोई भी ताकत को वो प्रमोट करना नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक सुरक्षा का एक स्ट्रक्चर चाहिए, बनाना पड़ेगा, और उनके लिए वो हमेशा तैयार है। इसलिए उसने एक सर्वेलेंस बिजनेस में उसने काफी इन्वेस्ट करना और उसमें अपने रिलेशनशिप बनाना शुरू किया। तो ये दोनों चीज की वजह से दुनिया के जो सत्ताशाली जो लोग थे, पावरफुल लोग थे, वो उसके साथ जुड़ते गए, और ये स्कैंडल इतना बड़ा होता गया कि इतना बड़ा होता गया कि इनमें से कई लोग उसके सेक्स स्कैंडल में भी जुड़ गए, और लेकिन उनका प्राइमरी जो रीजन था एक दूसरे के साथ जुड़ना, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, वो सेक्स स्कैंडल नहीं था और नहीं होना चाहिए, राइट। उसमें सबसे उभर के जो आ रहा है, जो मतलब हम जो रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, वो इजराइल के पहले आगे वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे, एहुद बाराक,
उनके साथ का उनका जो रिलेशनशिप है वो हमें बहुत सारी इंसाइट देता है कि ये किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से एक पूरा पॉलिटिकल नेक्सस डेवलप होता है। एहुद बाराक और जेफरी एप्स्टीन ने एक सिक्योरिटी टेक फर्म शुरू की थी, जिसमें जेफरी एप्स्टीन इन्वेस्टर था, जिसका नाम था रिपोर्टी होमलेट सिक्योरिटीज, जिसका नाम बाद में कार्बेन बनाया गया। और उस दोनों के बीच की जो कुछ ईमेल्स लीक हुई हैं, उससे जो दो तीन चीजें जो उभर के आ रही है कि एक जब यूक्रेन और सीरिया और सोमालिया के लीबिया के साथ जब वहां पे जो गृह युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे एप्स्टीन ने बाराक को लिखा था कि द सिविल अनरेस्ट एक्सप्लोडिंग इन यूक्रेन, सीरिया, सोमालिया, लीबिया and the desperation of those in power in this country, isn't it a perfect for you? क्योंकि वो उन लोगों को बेचता था सर्वेलेंस की चीजें। तो ये एक युद्ध के बीच में, एक अशांति के माहौल के बीच में एक अपना बिजनेस ढूंढ रहे थे। तो ये एक जो युद्ध में बिजनेस ढूंढने वाली जो एक मानसिकता है, वो यहाँ पे एक दिख रही है। दूसरा, एक ड्रॉप साइट न्यूज करके एक वेबसाइट है, उनका एक रिसर्च है जिसने बताया कि सीरिया के सिविल वॉर के दरमियान इजराइल और रशिया, इन दोनों के बीच का एक बैक चैनल शुरू करने का कोशिश एप्स्टीन ने की, जिसमें ये डील फाइनल हुई। मतलब कोशिश नहीं की, वो की उसने, और उसमें एक डील फाइनल हुई कि जिसमें रशिया मतलब पुतिन के इंटरमीडियरी की वजह से जो सीरिया की सिविल वॉर है वो बंद होगी, और पुतिन सपोर्ट करेगा कि बाशर अल असद को सत्ता से निकाला जाए, राइट। तो ये पूरी डील जो हुई, जिसमें ये एक इजराइल और रशिया और की जो नेक्सस थी जो सीरिया के अंदर चल रही थी, उसको फैसिलिटेट करने का काम जेफरी एप्स्टीन ने किया। जेफरी एप्स्टीन ने मंगोलिया और आइवरी कोस्ट के साथ के रिलेशनशिप को भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बहुत रोल प्ले किया। और ये जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में उसने इन्वेस्ट किया था और वो जो बना रहे थे वो और बाराक, उसको इन सब कंट्रीज में बेचने का भी काम उसने वहां पे किया। तो मतलब बात ये थी कि ये सिस्टम को टिकाए रखने के लिए जो भी हथियार आपको चाहिए, वो सारे हथियार के ऊपर इसने कंट्रोल किया था, उसका एक कंट्रोल था। तो कई लोगों का ये कहना था कि भाई ये तो मोसाद का एजेंट है, जिसका ऑब्वियसली अभी कोई डेफिनेट अभी तक प्रूफ नहीं मिला है। प्रोबेबली और फाइलों में से और डॉक्यूमेंट्स बाहर आएंगे तो उसमें से शायद कुछ चीजें निकल सकती है, लेकिन इतना डेफिनेटली है कि जो भी यूएस की नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, यूएस और इजराइल के बीच की जो भी एक पॉलिसी है, वो सारी चीजों में जेफरी एप्स्टीन का उसको शेप देने में जेफरी एप्स्टीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो विक्टोरिया हाँ, तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं वैन जैक्सन, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है कि जेफरी एप्स्टीन को अगर कहा जाए तो सेक्स ऑफेंडर तो था, लेकिन उसके बियॉन्ड तो वो जियो पॉलिटिकल प्लेयर था। और इसीलिए मतलब दुनिया भर के पावरफुल लोग उसके साथ जुड़ गए। तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो करता था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज जो सारे लोगों को जोड़ रही थी वो उसके पैसे, फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसकी जो पॉलिटिकल पावर थी, वो एक दूसरे के साथ जोड़ रही थी, जो अल्टीमेटली पूरे विश्व में यूएस को एक उसका एक ग्लोबल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में जो रोल प्ले कर रही है, ऐसे सिस्टम के साथ ये सारे लोगों को वो जोड़ रही थी। तो यही फंडामेंटल चीज है कि अगर हम पूरी चीज को देखें तो यहाँ पे अभी की जो सिस्टम है उसमें एक तरफ हमारे पास जो फाइनेंशियल जो पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिकली पावरफुल लोग हैं, जो बिजनेसेस में है, इन सब लोगों का एक ऐसा एक नेक्सस है
कि जो पूरी दुनिया की, सिर्फ यूएस की नहीं लेकिन पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करे, इस तरह की पॉलिसीज में ये लोग इन्वॉल्व है। और इसी वजह से मतलब, और ये ताकत बना, उनका जो जुड़ना है, उनका जो एक ओलिगार्किक बिहेवियर है, उनका जो जुड़ना है, उसी की वजह से वो लोग इतने पावरफुल है। और उनके ही इसी पावरफुल होने की वजह से मतलब दुनिया भर में उन्होंने ये संदेश दिया है कि भाई हम लॉ के बियॉन्ड है, कायदा हमारा, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसीलिए 2008 के बाद, 2008 में उसके सामने चार्जेस कन्विक्ट हो गए थे, 2008 के बाद वो 1.5 साल की जेल में आ चुका था। उसके बाद या अनिल अंबानी हो या इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बाराक हो, सबके रिलेशन उस जेफरी एप्स्टीन के साथ जो बने और जो डेवलप हुए वो उसके बाद बने। मतलब सारे रिलेशंस में हमें दिखता है कि यौन शोषण बिल्कुल गौण बन गया। और उसका जो सत्ता के साथ जो उसका एक एक्सेस था, उसकी एक जो उसका एक जो एक्सेस था, उसकी जो पहचान थी, उसका जो कांटेक्ट था, उसका नेटवर्क था, वो बहुत बड़ा पावरफुल बन गया पूरी चीज में। तो ये हमें एक इशारा करता है पूरी आधुनिक पूंजीवादी जो ओलिगार्की के सिस्टम जो खड़ी हो रही है, उसके ऊपर हमें इशारा कर रहा है कि पूरी दुनिया को एक हैंडफुल ऑफ रिच एंड वेल्दी ही रूल कर रहे हैं। चाहे ऑन पेपर हमारे एक लोकशाही हो, हमारा एक लोकतंत्र हो, लेकिन अल्टीमेटली रूल ये ओलिगार्क लोग ही करते हैं। जो नियो लिबरल पूरी सिस्टम है, जिसने एक फाइनेंशियल कैपिटलिज्म को एक सपोर्ट किया, कि जिससे वजह से एक वेल्थ एक्यूमुलेशन वाला एक फिनोमिनन डेवलप हुआ, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर में डेवलप हुआ, तो वो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को आपने अलाउ किया कि किसी एक के हाथ में, किसी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में अगर फाइनेंशियल पावर जाता है, तो ऐसे सिस्टम में कानूनी तौर से कुछ गलत नहीं है। तो कानूनी तौर से ये लोग जो कर रहे हैं सेक्स ऑफेंसेस के अलावा, कानूनी तौर पे ये लोग जो कर रहे हैं वो कानूनी तौर पे कहीं पे गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली उसके इम्प्लीकेशन इतने सीरियस है, तो मॉरल ग्राउंड पे और पॉलिटिकल ग्राउंड पे इसको शायद हमें अलग तरीके से देखना चाहिए। ओके, सो ये एक मतलब एप्स्टीन एक मौजूदा ओलिगार्की सिस्टम को का एक आइडियल एग्जाम्पल है, जहां पे आर्थिक सत्ता, राजकीय सत्ता और सामाजिक सत्ता, सारी चीजों को इकट्ठा करने वाली बात है। आर्थिक सत्ता जैसे मैंने बताया है, फाइनेंशियल मार्केट में उसका एक रहना। राजकीय सत्ता सब हर कंट्री के लोग उसके साथ थे, कानून बनता था, कानून टूटता था, उनके हिसाब से बनता था। और सामाजिक सत्ता, एप्स्टीन का मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उसका व्हाइट सुप्रीमसी वाला जो एजेंडा है, उसमें भी उसका एक इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि काफी यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूजेनिक्स के ऊपर जो रिसर्च होते हैं, तो यूजेनिक्स रिसर्च मतलब ये कहता है कि हमारे जीन्स में है कि कोई जीन, जो नाजी के टाइम पे हिटलर ने जो प्रमोट किया था, कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं और कुछ जीन्स ऐसे हैं जो जेनेटिकली ही बुरे हैं। तो उस हिसाब से व्हाइट सुप्रीमेसी वाली बात है, वो वही यूजेनिक थ्योरी से ही चल रही है। तो कुछ साइंटिस्ट को के रिसर्चेस ये यूजेनिक थ्योरी को आगे ले जा रहा है। आज की तारीख में भी हिटलर को तो हम पीछे छोड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी ये यूजेनिक जो साइंस आगे चल रहा है, उसको भी एप्स्टीन ने फाइनेंस किया, फंड किया, इसके वाले एविडेंसेस है। मतलब वो एक और ऐसे आर्टिकल्स उसने काफी लोगों को, बाराक को भी भेजे हैं, और ये नोम चॉम्स्की जो बहुत बड़े थिंकर, फिलोसोफर माने जाते हैं, जो लेफ्ट ओरिएंटेड है, उनको भी भेजे। और नोम चॉम्स्की ने उसको बोल दिया कि भाई मैं ये थ्योरी में नहीं मानता हूँ करके। मतलब एक दोनों के बीच में एक डिस्कशन जो हुआ होगा ईमेल थ्रू, वो भी बाहर आया है। लेकिन वो ये एक फैलावा, ये थ्योरी को कंसीडर किया जाए, ये बात का भी फैलावा वो करने का भी कम्युनिकेशन उसके अंदर से निकल रहा है। तो मूल मुद्दा यही है कि ये इश्यू स्ट्रक्चरल है, सिस्टम का है,
जो मौजूदा जो सिस्टम है जिसमें एक्चुअली जेंडर इश्यू एक्चुअली सबसे नीचे आते हैं। हालांकि एप्स्टीन फाइल बाहर आने के पीछे जेंडर इश्यूज हैं, लेकिन उसके बाद जो बाहर आई, उसको जो इम्प्यूनिटी मिली, उसके जो कनेक्शन की बात है, उसके गुनाहित साबित होने के बाद के जो रिलेशन की बात है, ये सब चीजें जो बाहर आती हैं उससे हमें लगता है कि भाई जो सत्ता में है उनको जेंडर इश्यू की मतलब उनको उसकी कुछ पड़ी नहीं है। तो चाहे मतलब हमारी ओर से अनिल अंबानी ने कोशिश की हो कि नरेंद्र मोदी को मिलाने की एक बात की हो, हरमिंदर सूरी ने जाके उनसे मिला हो, तो वो इंडिया के लिए यूएस के साथ के कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने की ही कोशिश थी और उसी सारी चीजों की बात थी। तो वो हम वही उसके जो नेटवर्क था, उसकी जो ताकत थी, उसकी जो पॉलिटिकल एक हेजेमनी पावर वाली जो बात थी, उसी को एक्सप्लॉइट करने वाली बात थी। तो ये एक तो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसी पे अटकूंगी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से देश विदेश के एलीट क्लास एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये सर्वेलेंस और वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बिजनेस में भी जुड़े हुए हैं, किस तरह से इनका फाइनेंशियल सिस्टम्स पे भी कंट्रोल है, और यही लोग अपने प्रभुत्व की, अपनी सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, और यही लोग सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी की नहीं, मेल सुप्रीमेसी की भी बात कर रहे हैं, जो एप्स्टीन के जो भी एक उसका जो व्याभिचार था, जो एक विकृत व्याभिचार था, उसके अंदर से बाहर आ रही है। तो उसको सिर्फ हमें सेक्स स्कैम की तरह से नहीं देखना चाहिए, उसको जो इम्प्यूनिटी मिली है, उसको जो वो पूरे क्लास का एक जो एक नेटवर्क है, उसका एक नेक्सस है, उसकी तरफ इशारा करती है, वो हमें गौर करना चाहिए। थैंक यू। मैं तो बोलूँ वाह क्या डिस्कशन है, ब्रीथलेस डिलीवरी, और शायद ये पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 पार्ट 3 मुझे लगता है कि ये ब्रीथलेस डिलीवरी और ये स्पेल बाउंड ऑडियंस, शायद 1000 क्वेश्चंस भी होंगे मन में, सबको बोलने की इच्छा भी होगी, लेकिन कितना हम इच्छा पूरा कर पाएंगे पता नहीं है। लेकिन वंडरफुल एनालिसिस और काफी चीज को एक्सपोज करने भी काफी उन्होंने कोशिश की है। फिर जो ओलिगार्की और ये सिस्टम्स, वार भी, डोनाल्ड ट्रंप, इवन रम्स, ये हमारे जो ये है नम चोम्स्की को भी टैग करने की कोशिश करना, मतलब ये कुछ चौंकनारी बात है। ऐसे ऐसे लोग भी, एकेडमिशियन, साइंटिस्ट, इसको छोड़ते नहीं है, पैसा झुला करके भी पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी मन कब्जे में आ जाए। बहुत ही वंडरफुल ये डिस्कशन हुआ, लेकिन उनको तो और भी बात करने का था लेकिन रह गया, और हम मौका क्वेश्चन फाइल का और भी कुछ आएगा, अभी तो आना चाहिए, क्योंकि अभी तो आधी चीजें भी बाहर नहीं आई है, तो कारण बंद हो रहा है, फिर आएगा, हम फिर से मौका लेंगे, फिर से हम मौका लेंगे डिस्कस करने। नहीं, लेकिन पूरी चीज का जो निष्कर्ष है वो यही निष्कर्ष है, क्योंकि अभी जो आएगी वो डिटेल्स बाहर आएगी कि जो यही साबित करेगी कि भाई ये नेक्सस कैसे कितना स्ट्रांग था, और उसके जो भी एविडेंसेस हैं जो साबित करेंगे ये नेक्सस के बारे में। लेकिन नेक्सस ऑलरेडी साबित हो चुका है, मतलब तो कंसेप्चुअली हमें ये पता चल गया है कि भाई ये पूरे मतलब कैसे काम करते हैं ये लोग। तो सवाल तो सब होंगे, मैं खाली इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही सवाल के रूप से आए और सब्जेक्ट से बाहर ना जाए, सब्जेक्ट के अंदर ही रहें, और सब्जेक्ट में अंदर रहते हुए कुछ पॉइंट छुटाए, कुछ पॉइंट एक्सटेंड करना है, उसी के मिनिमाइज जितना हो सकता है, नॉट टू गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट, बस इतना ही। Actually, she was very